साथियों, हमारे दर्शकों में से एक दर्शक ने हमें फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि सर, किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते मैं अपने लोन की 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर गया और उन 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने पर जो रिकवरी एजेंट घर पे आ रहे हैं, उनके द्वारा इस रूप से डराया जा रहा है कि आपको पता नहीं है क्या कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं और अब जिसकी भी ईएमआई बाउंस होगी, यदि कंपनी, बैंक या एनबीएफसी उस पर यदि कोई केस फाइल करती है तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल होगी और जमानत का लाभ भी नहीं मिलेगा। वैसे हमने हमारे YouTube चैनल पर लोन डिफ़ॉल्ट से लेकर कई वीडियो पोस्ट किए जिसमें हमने पब्लिक अवेयरनेस के मैटर में कई जानकारियां दी है। हम प्रत्येक दर्शक साथी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जहां तक हो सके अपने लोन को टाइम पे रीपे करें, क्योंकि आपकी यदि एक ईएमआई बाउंस होती है तो आपका सिविल स्कोर प्रभावित होता है और आपको भविष्य में किसी और वित्तीय संस्थान से लोन लेने के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किन्हीं विषम हालात और परिस्थितियों के चलते यदि आपकी कोई ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है तो नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको 7 साल तक के कारावास की सज़ा मिल जाए और आपको जमानत का लाभ भी नहीं मिले। साथियों, जब भी आपके लोन की कोई ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो ऐसी अवस्था में यदि बैंक या एनबीएफसी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है तो इस अवस्था में उनके पास अधिकार है केवल सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का नोटिस भेजने का। यदि वह प्रोविजन का पालन करते हुए आपकी जो ईएमआई बाउंस हो गई उसके 30 दिन के भीतर यदि आपको वो लीगल नोटिस देते हैं तो उन 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस जब मिल जाता है तो लीगल नोटिस से 15 दिन के अंदर आपके पास समय होता है उस ईएमआई को जमा कराने का। केवल उस ईएमआई की बात कर रहा हूं जो कि नोटिस में लिखी हुई है। लेकिन यदि नोटिस में लिखी ईएमआई का भुगतान यदि आप करते हैं तो आपको किसी वकील से मिलकर उस लीगल रिप्लाई के साथ, उस नोटिस के रिप्लाई के साथ बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजना चाहिए। यूं नहीं कि जाके आपने ईएमआई जमा करा दी और आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा भी फाइल हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो ओल्ड ईएमआई में या फिर आपके ओवरड्यूज चार्जेस में पुरानी जो बाकियात है उसमें वो राशि जमा कर ले तो आप राशि जमा कराने के बावजूद भी सेक्शन 25 के मुकदमे के शिकार होंगे। यदि सेक्शन 25 का नोटिस आया है तो केवल एक ईएमआई का नोटिस है और वह ईएमआई आप बैंक जाकर, एनबीएफसी कंपनी जाकर आप जमा करवा सकते हैं और उस नोटिस पे रिसीविंग ले सकते हैं कि यह ईएमआई हमने प्राप्त कर ली है। यदि वो नोटिस पे रिसीविंग नहीं देते हैं तो उस अवस्था में आप अपने एडवोकेट के जरिए उनको लीगल नोटिस भेजेंगे और उसमें आप उस ईएमआई का ड्राफ्ट बनाकर भेज सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जब नोटिस आपके पास आया, आपके पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं थी, आप जमा नहीं करवा पाए और न ही उस लीगल नोटिस का रिप्लाई दे पाए। ऐसी स्थिति में साथियों, यदि वह आपके खिलाफ सेक्शन 25 का कोई मुकदमा दायर करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको कोर्ट का समन आएगा और जब कोर्ट का समन आएगा तो पहली डेट पर भी आप अपीयर होकर उस राशि का भुगतान कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में डायरेक्शन है, निर्देशन है और रूलिंग्स है कि यदि पहली हियरिंग पे आप उपस्थित होकर यदि चेक राशि या ईएमआई राशि का भुगतान करते हैं तो ऐसी स्थिति में केस डिस्पोज हो जाएगा। यहाँ तक कि कोर्ट भी ये चाहता है कि कोर्ट में पेंडेंसी नहीं बनी रहे और आप पहली हियरिंग पर उपस्थित होकर यदि आप उस राशि का भुगतान करना चाहते हो तो वह मैटर आपका डिस्पोज हो जाएगा। अब एक्चुअल में बात क्या आती है कि आप हैं बेंगलोर के और आपका ईएमआई का मुकदमा लगाते हैं ये कहाँ पर, किसी दूसरे राज्य के अंदर। यदि आप उदयपुर के हैं तो दिल्ली के अंदर फाइल करेंगे, यदि आप दिल्ली के हैं तो गुजरात के अंदर फाइल करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप यदि खुद भी प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आप वहां से किसी ऑनलाइन एडवोकेट को हायर करके आप इस मैटर में अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे कि आप ईएमआई का भुगतान करना चाहते हैं और वह ड्राफ्ट वो जमा करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी अनुपस्थिति के अंदर आपके एडवोकेट की अपीयरेंस से भी इस केस का डिस्पोजल हो सकता है। इसके अलावा एक बात और है जो
यूट्यूब मंच पर नहीं की जा सकती है, उस तरीके से भी आप अपने केस को डिस्पोजल करा सकते हैं। यदि आप एडवोकेट हायर करने में असमर्थ हैं, यदि आप वहां जाने में असमर्थ हैं, तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सेक्शन 25 में होता क्या है? सेक्शन 25 में यह होता है कि आप जिस एरिया के हो ना, उस एरिया के अंदर ईएमआई बाउंस का जो मुकदमा है वो दायर नहीं किया जाता है। कारण यह है कि आपके किसी दूसरे स्थान पर आपसे 200, 400, 500 या 1000 किलोमीटर दूर के एरिया में केस फाइल किया जाता, ताकि आपको वहां के चक्कर काटने पड़े, आपको हैरान परेशान होना पड़े और आप बैंक लोन का सेटलमेंट करें। साथियों, ये जानकारी देने का मकसद ये कतई नहीं है कि आप लोन डिफॉल्ट करें। आप अपना लोन समय पे पे करें, ताकि आपकी सिविल स्कोर बिल्कुल न बिगड़े और आपके वित्तीय सेहत पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। साथियों, यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि 138 एनआई एक्ट का मुकदमा आपके सिक्योरिटी चेक होते हैं, उनका दुरुपयोग करके भी बैंक द्वारा किया जा सकता है, जिसमें आप अगर पहले से अवेयर होंगे तो इस प्रकार की कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं हो सकती है। साथियों, सेक्शन 25 का मुकदमा हो या 138 एनआई एक्ट का मुकदमा या फिर आर्बिट्रेशन का या फिर सरफेसी एक्ट का, मेजर रूप से देखा जाए तो नए कानूनों का इस पे कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं आना है, क्योंकि यह स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे और अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा हुआ है, 138 एनआई एक्ट का मुकदमा हुआ है, तो पूरी ट्रायल चलने के बाद यदि आप इसमें दोषी साबित होते हैं तो वहां पर भी जो अमाउंट है उससे दोहरी राशि तक और 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। और यह एक बेलेबल ऑफेंस है, जहां आपको कोर्ट में उपस्थित होते ही बेल का लाभ मिल जाता है। तो अपने कानूनी ज्ञान को आपको बढ़ाना होगा। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, जो कि तीनों ही एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के नाम से, आप इस चैनल पे विजिट करके आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, किसी भी कानूनी मुद्दे पर हमारे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो पोस्ट हैं। किसी प्रकार का कॉल करके फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लीगल अपडेट है हमारे चैनल पे ब्रीफली हिंदी भाषा में और सरल और सहज भाषा में दिए गए। इसके बावजूद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवाकर आप तसल्ली से अपने पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हुए 60 मिनट तक की चर्चा कर सकते हो। और कॉल बुक करवाने के लिए अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना मोबाइल नंबर कॉल बुक लिख के आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी कॉल बुक होने पर आपको फोन आ जाएगा। वैसे कॉल बुक कराने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग हमारे द्वारा हर पॉइंट पे अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट है, जिनको आप देख सकते हो। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में आप ध्यान रखें, आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई यदि लोन सिक्योर्ड है तो इस अवस्था में की जा सकती है। तो इस पर किसी भी रूप से नए कानूनों का कोई विशेष प्रभाव नहीं है और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। साथियों, लोन से संबंधित यदि आप किसी विषम परिस्थितियों में फंस चुके हैं और आप यदि कोई गलत निर्णय अपने जीवन में ले रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप कॉल बुक कराकर हमसे एक स्वस्थ, स्वच्छ और एक अच्छी सलाह लेकर आप उस चीज को अगर अमल में लाएंगे तो आप इस चीज से भी निकल सकते हैं। साथियों, इन वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई व्यक्ति लोन के दलदल में फंसकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठा चुके हैं, जो कि उनके परिवार के लिए बड़ा ही दुखद साबित हुआ है। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। और यदि आपका कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगा, उस मैटर में हमारे द्वारा वीडियो पोस्ट किया जाएगा अगर पहले नहीं किया है तो साथियों, यही कहूँगा कि अपने लीगल अधिकारों के बारे में जाने, कोई गलत कदम ना उठाए। यदि किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो आप लोन को रिस्ट्रक्चर भी करवा सकते हैं, मोरेटोरियम का लाभ भी उठा सकते हैं और यहाँ तक कि आप जो आपकी ईएमआई है उनको आप लंबे समय तक बढ़ाकर आप कम भी कर सकते हैं। यह आपके अधिकार है। और कोई भी रिकवरी एजेंट्स या बैंकर भी आरबीआई के रूल से परे जाकर काम करता है तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी प्रकार के लीगल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।